हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे और जिसमें हम आज पहला चैप्टर करेंगे ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा हम डिटेल से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये आज का चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक हड़प्पा सभ्यता की मोहर मिली हुई है, उसका चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो चित्र है, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। अगर आप देखेंगे ना तो इस पर कुछ चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर एक तो जानवर का चित्र है, ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए हैं जो सिंबल है। तो ये हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई मोहर है और ये सेलखड़ी नाम के पत्थर पर बनाई गई है। और इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र हैं। एक ऐसी लिपि के चिन्ह बने हुए हैं जिसे अभी तक नहीं पढ़ा गया है। तो ये देखिए, ये जो चिन्ह बने हुए हैं ना, इसे आज तक नहीं पढ़ा गया है कि इसमें इस चिन्हों को देखकर क्या पता चलता है, क्या संदेश मिलता है। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में बसे उन लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई जो भी पुरा वस्तुएं हैं जो कि उनके द्वारा यूज़ की जाती थी, जैसे कि उनके आवास मिले, हमें आवास के कहीं पर हमें एविडेंस मिले हैं, मृद भांड, आभूषण और औजार तथा मोहरें। दूसरे शब्दों में हम पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। कोई भी हमें छोटा सा भी अगर साक्ष्य मिलता है तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं कि पूरी उन्हें जितना उनके बस में होता है वो पूरी स्टडी करके उसकी जानकारी हमें दे देते हैं। अब देखिए, हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, क्या कुछ मिला है, उससे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, कि किधर से, किस जगह से क्या हमें एविडेंस मिले हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर देखिए मनके, बाट तथा फलक। यहाँ पर इनको देखिए, ये देखिए ये मनके। उस समय पर जो प्राचीन सभ्यता की हम बात कर रहे हैं, उस समय पर ऐसे मनकों का प्रयोग होता था। ये बाट होते हैं जो भार तोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर हम आज के बाट देखें तो आज कौन से ऐसे गोल गोल लोहे के बाट बने होते हैं, लेकिन ये क्या थे, पत्थर के बाट हो सकते थे इतने बड़े बड़े। और यहाँ पर फलक देखिए, फलक मिले हैं। तो ये सारे एविडेंस हमें हड़प्पा सभ्यता के मिले हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। अब देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। जो हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी जो थी उसके आसपास में जो लोग बसे थे, जो सभ्यता बसी थी, एक समुदाय था, उसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। क्योंकि हड़प्पा जो स्थान है वो रावी नदी, जो सिंधु की सहायक नदी है ना, रावी नदी, उस नदी के किनारे पे हमें हड़प्पा स्थान देखने को मिलता है। और सबसे पहले हमें हड़प्पा की जगह पर एविडेंस मिलने शुरू हुए थे। तो इसके बाद जितने भी भारत के बाकी पार्ट्स में जो भी एविडेंस मिले हैं, जितने भी हमें उनके जो भी अवशेष मिले हैं, उसे हम हड़प्पा सभ्यता का ही एक पार्ट मानते हैं। क्योंकि जो चीज़ सबसे पहले मिल जाती है, उसके बाद जो भी उसके जैसी चीज़ें मिलती हैं, उसको उसी ही सभ्यता का या उसी का ही एक पार्ट माना जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। अब देखिए, संस्कृति ये भी वही कह रहे हैं कि जो एक, मान लीजिए एक यहाँ पर हमें किसी जगह पर, मान लीजिए हड़प्पा नाम की जगह पर हमें पहले कुछ बर्तन मिल गए, मान लीजिए, ठीक है, बर्तन मिले हैं। तो अब हमें भारत के बाकी पार्ट्स में भी अभी हमें गुजरात में कुछ मिल गया है, कुछ और चीज़ें मिल गई हैं, तो इसे भी हम हड़प्पा सभ्यता का ही पार्ट मानेंगे। क्योंकि सबसे पहले जो संस्कृति मिलती है, बाकी उसके जैसे उसकी सामान्य वस्तुएं जो भी मिलती हैं, उसको भी उसी का पार्ट माना जाता है। अब देखिए, इन विशिष्ट वस्तुओं में क्या क्या मिला है। मोहरें मिली हैं, हमने पहले देखी थी। जो मोहर थी उस पर एक जानवर का चित्र था और कुछ चिन्ह बने हुए थे। मनके मिले हैं, यहाँ पर देखिए नीचे ये मनके हैं, बाट मिले हैं और पत्थर के फलक मिले हैं और पकी हुई ईंटें भी मिली हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ पर है, आज पाकिस्तान में है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली हैं, जो कि एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। ये बिल्कुल ऐसे साथ साथ में नहीं मिली है कि जैसे एक जहाँ पर मिल गई दूसरी उसके साथ, काफ़ी लंबी लंबी दूरी पर से हमें ये वस्तुएं मिली हैं। इस सभ्यता का नामकरण कैसे था, हड़प्पा नाम का स्थान जहाँ पर ये संस्कृति सबसे पहले खोजी गई है, उसके नाम पर बाकी सभी चीज़ों का, जो भी वस्तुएं मिली हैं, उनका नामकरण भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड किया गया है। इस काल का निर्धारण हमें लगभग उन्होंने 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में जितनी भी
संस्कृतियां मिली हैं, आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। अब देखिए इस समय मान लीजिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व की बात हो रही है। अब इससे पहले जितनी मिली हैं उसे भी हड़प्पा से रिलेटेड उसे परवर्ती आरंभिक हड़प्पा, और उसके बाद जो मिली उसे परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। तो इसी तरह इसको कालखंडों में बांटा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद की जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है या उसके बाद, तो उसे ऐसा माना जाता है कि कोई चीज़ विकसित हो गई है तो अब उसको विकसित हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब देखिए कोई चीज़ आज है, यहाँ पर मान लीजिए कोई आज चीज़ कोई भी इतनी विकसित नहीं है, बिल्कुल उन्हें कम नॉलेज है। अब जब उसे हम आरंभिक मानव का उदाहरण ले लेते हैं। जो आरंभिक मानव था उसको इतनी नॉलेज नहीं थी, उसका दिमाग इतना विकसित नहीं था, लेकिन उसके बाद कुछ सालों बाद जैसे 100, 200, हज़ारों सालों बाद जो मानव का दिमाग है वो विकसित हो गया, तो अब उसे विकसित मानव कहा जाएगा, और उससे पहले जिसका दिमाग कम था उसको आरंभिक मानव कहा जाएगा। तो इसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता है उसका कालखंड मतलब उसका समय निर्धारित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर पूरा मैप दिया हुआ है, ये एक उपमहाद्वीप के साथ मैप दिया हुआ है। उपमहाद्वीप मतलब जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। आज का जो हम मैप देखते हैं भारत का, उसमें क्या है, उसमें पाकिस्तान नहीं है, ना ही बांग्लादेश है, और ना ही म्यांमार का क्षेत्र आता है। तो उस समय प्राचीन काल के समय पर क्या था कि जो पाकिस्तान था वो भी भारत का ही एक पार्ट था। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा स्थल दिए हुए हैं जो कि विकसित हैं। इट मीन्स इनमें कुछ ना कुछ विकास हो चुका था, ये डेवलप हो चुकी थी ये सभ्यता। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए रावी नदी आ रही है, इसके साथ ये किनारे पर हड़प्पा सभ्यता है, उसके बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती है, ये सिंधु नदी है बाद में जो अरब सागर में मिलती है। इसमें अब देखिए मोहनजोदड़ो भी है, और यहाँ पर धोलावीरा है गुजरात में, और लोथल भी है यहाँ पर देखिए, और राजस्थान में कालीबंगन है, राखीगढ़ी। ये सभी स्थान जितने भी दिखाए गए ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको मैप पर अच्छे से देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है अभी पाकिस्तान में चला गया है। अब देखिए ये भारत की बाउंड्री है, अभी जो हम प्रेजेंट की बात करेंगे ना तो ये देखिए ये भारत है, लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये पाकिस्तान का जो क्षेत्र था ये भी भारत में ही आता था। तो तभी हड़प्पा सभ्यता ये रही। यहाँ पर अब देखिए चोहंदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, धोलावीरा है, और लोथल भी है। इधर राखीगढ़ी है, बनावली, कालीबंगन जो राजस्थान के क्षेत्र में है। ये सभी मैप पर दिखाए गए इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए आरंभ कैसे होता है इन सभ्यता का। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कुछ ऐसे संस्कृतियां थीं जिनका अस्तित्व था। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें क्या कुछ मिलता है, कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर क्या होती थी, छोटी छोटी होती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। जो हड़प्पा सभ्यता से पहले जो संस्कृतियां थी उनमें छोटी छोटी बस्तियां थी और बड़े आकार नहीं थे। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत और कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। अब देखिए हमने जब हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी की थी, है ना, क्लास 6 की एनसीईआरटी, उसमें हमने देखा था कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर कुछ हमें जले हुए जो अनाज है उनके साक्ष्य मिले हैं, कुछ और वस्तु, वो हड़प्पा सभ्यता से पहले की बात थी जब आरंभिक मानव की बात हो रही थी। अब देखिए उस समय पर निर्वाह के तरीके क्या थे। तो देखिए जो विकसित हड़प्पा संस्कृति के कुछ ऐसे स्थानों पर विकसित हुई थी जहां पर पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। तो जो हमें हड़प्पा सभ्यता जो हमें पूरी तरह से डेवलप्ड हड़प्पा सभ्यता के हमें जो साक्ष्य मिले हैं उससे पहले जो साक्ष्य मिलते हैं तो ऐसा माना जाता है कुछ ऐसे स्थानों में थी जो हमने जहां पर देखा था
कि हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो, चूंदड़ो, कालीबंगन, लोथर और भी कई स्थानों उनके आसपास में था। वहाँ पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व थे जिसमें निर्वाह के तरीके शामिल थे, समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवर जैसी, जिनमें मछलियाँ भी शामिल हैं, भोजन प्राप्त करते थे। जले अनाज के दाने हमने देखा था ना पीछे, याद करने की कोशिश करो कि जले अनाज के दानों का हमने किया था कि उनके साक्ष्य मिले हैं। बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी मिलती है और इस अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं और जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन का अध्ययन करते हैं उनके विशेषज्ञ होते हैं। अब देखिए इन सभी चीज़ों का अध्ययन कौन लोग करते हैं? जो पूरा वनस्पतिक होते हैं, जिनके जो इसी काम में माहिर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चार्ट देख लेते हैं। आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ कौन सी थी और उनका उन पर कितनी कितनी उनकी संख्या थी, बस्तियों की संख्या। अब देखिए सिंध और चोलिस्तान, जो कि थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र था, चोलिस्तान वो था, उसमें बस्तियों की संख्या और के आंकड़े दिए हुए हैं। अब देखिए सिंध के में इतनी बस्तियां थी और चोलिस्तान में इतनी थी। बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? 106। उसमें आरंभिक हड़प्पा स्थल कितने? 52। अभी ये सारा डेटा, अभी सारा ये इसका अध्ययन किया गया है। पहले स्टार्टिंग से ऐसा हमें कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिला कि इतनी बस्तियां थी, इतने आरंभिक थे। ये जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन स्टडी करते हैं किसी भी साक्ष्य की, जहाँ पर भी उन्हें ऐसे एविडेंस मिलते हैं तो उसके अध्ययन पर यह गिनती की गई है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता 52 है, विकसित कितनी है? 65 है, और नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा सभ्यता बस्तियां जो नए स्थानों पर मिली हैं 43 है। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल मतलब जो खत्म हो चुके हैं वो 29 है। इसी तरह चोलिस्तान में दिखाए गए हैं ये वाले। तो अभी हम बात क्या कर रहे थे कि जो हमें अनाज के जो साक्ष्य मिलते हैं तो उनका जो वनस्पतिक होते हैं वो जो वनस्पतिक होते हैं वो उनका अध्ययन करते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में हमें क्या कुछ मिलता है? गेहूँ मिलता है ना, गेहूँ किया था हमने। जौ मिलता है, उसमें दाल मिलते हैं, तिल, सफ़ेद चना। तो ये सब हम पहले बेसिक सा कर चुके हैं, तो इसको यही रिपीट किया हुआ है कि यहाँ पर हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं। और बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से हमें प्राप्त हुए और चावल के दाने कम पाए गए हैं। तो उस समय पर हमें चावल बहुत कम मिला था। चावल बहुत टाइम बाद, उसके लगभग 200,000 साल बाद शुरू हुआ था चावल। हड़प्पा स्थलों से जानवरों की कुछ हड्डियां भी मिली हैं, जिसमें कौन थे? हमने पढ़ा था पहले भी, भेड़, बकरियां थी, भैंस थी, सूअर थे, उसमें उनकी हड्डियां शामिल थी। और ऐसा माना जाता है कि जो जानवर थे उनको जानवरों को या तो वो लोग पालते होंगे या फिर उनका जो मांस है वो खाने भोजन के तौर पर यूज़ करते होंगे। प्राणी वैज्ञानिकों जो प्राणियों का अध्ययन करते हैं और जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अब देखिए जो व्यक्ति जिस स्टडी में माहिर है वो उसी के बारे में हमें पूरी जानकारी दे सकता है। तो जो जीव पुरातत्वविद हैं उन्होंने क्या अध्ययन किया? ये जानवरों की हड्डियों का अध्ययन किया और ये बताया कि ये लोग पालतू होंगे, ये लोग इन जानवरों को पालतू बनाते होंगे। जंगली प्रजातियों जैसे कि सूअर, हिरन और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम ये नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या किसी अखैटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। अब देखिए ये इससे अभी ये बात क्लियर नहीं हुआ है कि जो जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर क्या होते हैं? हिरन, सूअर, है ना, और जो भी घड़ियाल है, जो भी चीता, जो कुछ भी है ना, तो उनकी कुछ हड्डियां मिली है ना, जो उनका अभी ये पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ कि वो लोग खुद इनका शिकार करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, या फिर जो अखेटक थे, हमने पहले किया था कि अखेटक खाद्य संग्रह किया थे, अखेटक जो लोग शिकार करते थे या फिर उन्हें से ये लोग चीज़ें खरीदते थे। क्योंकि सभी लोग तो एक काम नहीं करते थे, क्योंकि कुछ लोग कृषि करते थे, कुछ लोग शिकार करते थे, कुछ लोग दस्तकारी शिल्पकारी किया करते थे। तो इसी तरह जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो उन्हीं चीज से आपस में एक दूसरे से वो चीज बांट लेते थे। अब देखिए यहाँ पर एक मैप और दिया हुआ है। इस मैप पर देखिए जो
अभी ये हड़प्पा आरंभिक हड़प्पाई संस्कृतियां हैं जो बिल्कुल आरंभ में हुई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जिनका अभी जो विकसित नहीं हुई थी। यहाँ पर देखिए बहुत सारी बस्तियां हैं, छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई हैं। जो देखिए सिंध नदी यहाँ पर है, ये अगर हम देखेंगे ना तो ये नदियों के किनारे हमें ज़्यादातर संस्कृतियाँ मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि हमने पहले भी किया था कि जो जिंदा रहने के लिए एक तो पानी की ज़रूरत होती है, और उस जो पानी के जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है वो उपजाऊ होता है और रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। तो इसी वजह से लोग क्या करते थे कि नदियों के किनारे अपनी बस्तियां बनाते थे, वहीं पर रहते थे। इसमें देखिए आमरी नाल है, कोट दीजी है, सिसवल है, यहाँ पर सिंध नदी आई है, और दम्ब सदात है। तो ये आरंभिक बस्तियां थी। उसके बाद जब विकसित हुई तो हमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चूहंदड़ो, कालीबंगन, लोथल, तो ये सारे, धोलावीरा, ये सारे हमें साक्ष्य मिलने शुरू हुए। अब देखिए कृषि प्रौद्योगिकी क्या थी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन वास्तविक कृषि विधियों के नियम विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है कि असल में कृषि की विधियां किस प्रकार की थी, लोग कैसे कृषि करते थे। क्या लोग जो खेत होते हैं जिनको जोता जाता है उनमें बीजों का छिड़काव करते थे, यहाँ पर वो मतलब, या फिर बीज अपने आप उग जाते थे? इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है। चोलिस्तान के कई स्थानों और बनावली का क्षेत्र कहाँ पर है? भी हरियाणा में है। मिट्टी से बने हल के प्रतीक भी मिले हैं। जो हल मिले हुए हैं, कहीं पर मिट्टी से बने हुए हलों के प्रतीक भी मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग थे ना, वो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी तो वो हल का प्रयोग करने लग गई थी। इसके अलावा कालीबंगन, राजस्थान के नाम जो स्थान है राजस्थान में कालीबंगन, वहाँ पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे का समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। अब देखिए कुछ ऐसे भी हल मिले हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि एक जमीन पर दो फसलें उगाई जाती थी। अब क्या पता उस समय मिश्रित खेती होती हो कि एक खेत में अभी यहाँ पर एक फसल लगा दी, वहीं पर दूसरी, या फिर इसको आधे आधे हिस्से में बांटकर आधी आधी फसल लगा दी। तो कुछ साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब देखिए फसलों की कटाई के लिए औजारों को पहचानने का भी प्रयास किया गया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर धातु के औजारों का? तो अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है कि वो धातु के औजार यूज करते थे या फिर जो हमने पीछे देखा था कि लकड़ी के ऐसे फलक बने होते थे उनका प्रयोग करते थे फसलों की कटाई के लिए। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं जहां कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत होगी। अर्धशुष्क मतलब जहां पर पूरी तरह से पानी उपलब्ध नहीं था। अफगानिस्तान में शोत्रगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ एविडेंस मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से पानी प्राप्त करके फसलों का सिंचाई की जाती होगी। इसके अलावा धोलावीरा से मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब देखिए कई स्थानों पर तो हमें एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर पानी उपलब्ध था, लेकिन कहीं पर पानी नहीं था, अर्धशुष्क क्षेत्र थे, तो वहाँ पर पानी की ज़रूरत तो होती है फसलों को, है ना। कोई भी फसल उगाते हैं हम आज भी, तो उससे क्या करते हैं, पानी का हम सिंचाई करते हैं। लेकिन अब ऐसे मतलब जो सिर्फ हमें धोलावीरा से कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि जहां पर पानी से सिंचाई अच्छे से की जाती होंगी। यहाँ पर अब देखिए एक चित्र है, यहाँ पर पकी मिट्टी से बना हुआ वृक्ष, ऐसा हम मान सकते हैं कि लोग इसका यूज भी कृषि में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से करते होंगे। तो इसी तरह मिट्टी से बने हुए कुछ ऐसे मूर्तियां चित्र मिले हैं हमें। यहाँ पर देखिए धातु के औजार, अभी तक ऐसा नहीं माना गया है कि ये मतलब ऐसा बिल्कुल भी फाइनल नहीं हुआ है कि ये धातु जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी वो धातु का प्रयोग करते थे या फिर फलक का यूज करते थे जो पक्की मिट्टी से या लकड़ी से बने होते थे। तो अभी ये जैसे जैसे जानकारी मिलेगी हमें फिर पता चलता जाएगा। अब देखिए पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है कि ये वस्तुएं पुरानी हैं। अब देखिए भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र
और उन्हें आपस में मिलाने के लिए, मिश्रण करने के लिए, पकाने के लिए बर्तनों की ज़रूरत होती है। इन सभी को पत्थर, धातु या मिट्टी से बनाया जाता था। तो उस समय पर क्या था, मिट्टी थी, कुछ धातुएं भी मिलती थी और बर्तनों वगैरह से इन्हें बनाया जाता था। धातु, मिट्टी या पत्थरों से बनाया जाता था। यहीं पर हमें हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो से सबसे पहले जो भी कुछ मिला, यहाँ पर अवतल चक्कियाँ मिली हैं, बड़ी संख्या में मिली। यहाँ पर देखिए ये चक्कियाँ हैं। ये सालन पत्थर का नाम दिया गया आज इसे। ये देखिए ऐसे जो हमारे घर में भी होते हैं ना, ऐसे सालन चक्कियाँ होती है जो अवतल चक्कियाँ, इसको ऐसी शेप में, ये देखिए ये पत्थर की बनी हुई हैं। तो कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं कि कुछ लोग मसाले पीसने के लिए या फिर कुछ और खाना वगैरह पकाने के लिए इन अवतल चक्कियों का प्रयोग करते होंगे। यहाँ देखिए जिसमें एक पत्थर बड़ा होता है और एक छोटा होता है। यहाँ पर देखिए एक छोटा पत्थर है, ये एक बड़ा है। इस पत्थर पर क्या, बड़े पत्थर पर यहाँ पर मान लीजिए कुछ इन्होंने जड़ी बूटियाँ, मान लीजिए कुछ भी डाल दिया इन्होंने, पत्तियाँ या कुछ है ना, मान लीजिए आज के समय में अगर हम बात करें तो धनिया या सूखी मिर्च डाल दी, और अभी छोटे पत्थर से इसको पूरी तरह से ऐसे घिसेंगे, मतलब पीसेंगे इसको। तो इसी तरह से मसालों का प्रयोग अभी क्या करते हैं लोग, आज के अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जूसर आ गए हैं, मिक्सर आ गए हैं, तो 2 मिनट में मसाला पिस जाता है। तो तभी क्या होता था, इन पत्थरों का प्रयोग होता था। इसी तरह से आरंभिक जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहाँ से जो एविडेंस मिले हैं ना कुछ, उसके बाद से ऐसा हुआ कि जो सभ्यता थी वो विकसित होने लग गई थी। इसको सालन पत्थर का नाम दिया जाता है। आज भी कुछ घरों में ऐसी प्रक्रिया यूज़ की जाती है जो कि मिट्टी से वो बने होते हैं ना, ऐसे दोरी टाइप, और ऊपर उस ओखली और ये डंडा होता है जो है ना, ओखली और डंडा, उसका प्रयोग किया जाता है कुछ भी मसाले वगैरह पीसने के लिए, कहीं भी धनिया वगैरह कुछ कूटने के लिए। तो ये देखिए इसका ये एक पार्ट, इसकी ये शेप देख लीजिए कैसे बनाई जाती थी कि इसको एक तरफ से ये दोनों तरफ से ऊंचा था और यहाँ पर से ऐसे दबा होता था। इसको ऐसे मिट्टी में दबा दिया जाता था क्योंकि जब इस पर मसाला वगैरह पीसते थे तो ये आपस में हिलजुल ना करे और मसाला अच्छे से पीस जाए। इसी तरह इनकी शेप ऐसी बनाई जाती थी। यहाँ पर देखिए धोलावीरा से एक जलाशय मिला है, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको कितने ही ज़्यादा प्लानिंग से बनाया गया कि यहाँ पर पौड़ी लगी हुई है और यहाँ पर पानी रहता होगा। यहाँ पर अब देखिए ये जलाशय है तो इस मीन्स यहाँ पर पानी रखते होंगे, और यहाँ पर एक वो शेड जो है वो भी बनाया गया कि गंदा पानी यहाँ से निकल जाए। तो इसी तरह से उनके जो भी वो काम करते थे ना, वो पूरे एक प्लानिंग के साथ करते थे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना वो असभ्य थे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी प्लानिंग करके हर एक चीज़ बनाते थे। हालांकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी जितने भी उनके पास संसाधन थे उनसे वो बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब देखिए मोहनजोदड़ो में हमें क्या कुछ मिलता है। मोहनजोदड़ो में एक नियोजित शहरी केंद्र है। मोहनजोदड़ो में हमें पूरा एक प्लानिंग के साथ बना हुआ एक शहरी केंद्र मिलता है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये जो शहर था ये 2 पार्टों में, 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था, मतलब 2 भागों में बांटा हुआ था। इस पर लेकिन एक छोटा था और ऊंचाई पर बसा हुआ था, वहीं पर दूसरा बड़ा था और नीचे बनाया गया था। अब देखिए इसको हम इस चित्र से ही समझते हैं अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा पार्ट है, ये देखिए ये मोहनजोदड़ो में जो शहर मिला उसका बड़ा पार्ट, और ये एक छोटा पार्ट है। तो जो छोटा था ये ऊंचाई पर होता था, इसको दुर्ग कहते थे। ऐसा माना जाता है कि जो अमीर लोग थे, जो कुछ थोड़े से बड़े लोग होते हैं ना उस टाइप के, वो इसमें रहते होंगे, और जो आम जनता थी वो इस निचले शहर में रहती होंगी। यहाँ पर देखिए इसको भी प्रॉपर अच्छे से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए अलग अलग क्षेत्र उन्होंने यहाँ पर दर्शाए हैं। हाँ, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। अब देखिए दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया दोनों भागों को, है ना, दोनों भाग को जो भी बांटे गए। दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी और दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। जो दुर्ग बना हुआ था ना उसको 4 दीवारी की गई थी और उसको निचला शहर जो था उससे अलग किया गया था, और निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर भी बनाया गया था। कुछ ऐसे भवन थे जिन्हें ऊंची जगहों पर बनाया गया था, जो कि नींव का काम करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन
घनिया मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रमिक दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जिस पूरी प्लानिंग के साथ ये बनाया गया ना, तो उसके लिए तो 40-50 लाख जो मजदूर थे ना, उनकी ज़रूरत होती होगी इतनी मिट्टी ढोने के लिए। अब देखिए, एक और चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद सारा शहर भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था, फिर उसके अनुसार ही उसका कार्य किया गया था। नियोजन के बाकी लक्षणों से ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई। कुछ ऐसी ईंटें भी हैं जो कि ऐसा माना जाता है या तो धूप में सुखाई गई होंगी या फिर पकाई गई होंगी आग में, भट्टी में। एक निश्चित अनुपात की होती थी जो ईंटें होती थी, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 गुना और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। अब देखिए, जो पुरानी जो ईंटें होती थी ना, वो बहुत ही बढ़िया होती थी, मजबूत होती थी, और वो उनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई थी वो 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। अब देखिए, हड़प्पा में नालों का निर्माण कैसे किया गया था। हड़प्पा के जो नाले हैं हड़प्पा सभ्यता के, वहाँ पर अब देखिए, हड़प्पा शहरों की सबसे डिफरेंट जो सबसे बढ़िया विशेषता थी ना, वो थी नियोजित जल निकास प्रणाली। उनका जो भी ड्रेनेज सिस्टम था ना, वाटर ड्रेनेज सिस्टम या नियोजित जल निकास प्रणाली, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बढ़िया थी एकदम। यदि अगर हम निचले शहर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड सिस्टम से बनाया गया था। ऐसे ग्रिड सिस्टम, ये देखिए, ऐसा होता है ग्रिड सिस्टम कि यहाँ पर अगर जितने भी घर हैं, मान लीजिए ये घर है, उनके घरों के आगे से एक एक नाली निकलती है, और जो घर की पर्सनल नाली है ना, वो एक बड़े नाले में जाकर मिल जाती है, ताकि जो भी होता है आसानी से पानी बाहर जा सके। ऐसा माना जाता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उसके अगल बगल घर बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि ये जो सिस्टम बनाया गया ना, पहले नालियाँ बनाई गई, फिर उसके साथ गली बनाई गई, उसके बाद ये घर बनाए गए उसके आसपास, ताकि पहले पानी का सिस्टम अच्छे से किया जा सके। आज की अगर हम नालियाँ और गलियां अगर हम देखेंगे तो कैसी होती हैं, बहुत मतलब टूटी फूटी। आज तो ऐसी है ना कि कुछ नालियां तो बंद ही पड़ी हुई हैं, है ना, पानी सारा सड़कों पर आता है। लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे कि वो पहले अपना पानी का सिस्टम सही से बनाते थे कि पानी घर से अच्छे से बाहर निकल सके। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों और नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। अब देखिए, जो घर का जो गंदा पानी है ना, उसको अगर बाहर निकालना है तो कम से कम एक दीवार ऐसी होगी कि जिसके साथ नाली बनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चित्र देख लीजिए, यहाँ पर एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार को देखिए। यहाँ पर ये देखिए, ये इतनी बड़ी एक नाली होती थी। अब देख लीजिए, इतनी बड़ी एक नाली, मतलब वो जो बड़ा नाला होता था ना जिसमें पानी जाकर मिल जाता था, वो ऐसा होता था। ये देखिए, ये व्यक्ति तो उस समय का नहीं है, ये अभी फिलहाल फोटो करने के लिए खड़ा हो गया होगा बीच में। तो अब देखिए, दुर्ग की विशेषता क्या थी। अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है ना, नीचे वाला एक पूर्वी भाग। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। जो धौलावीरा और लोथल देखते तो उसमें आले दुआले में आसपास में पूरा एक किला बनाया गया था, किलेबंदी की गई थी। शहर के कई हिस्सों को भी दीवारों से अलग कर दिया गया था, और लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो कई जगह पर दुर्ग क्या थे, दीवारों से घिरे होते थे, लेकिन कई जगहों पर दुर्ग क्या थे, दीवारों से नहीं घिरे होते, मतलब खुले ही बनाए जाते थे। अब देखिए, गृह स्थापत्य क्या थे। मोहनजोदड़ो की हम बात कर रहे हैं तो उसमें घर कैसे थे, है ना, आवासीय भवन कैसे थे। उनका जो निचला शहर था मोहनजोदड़ो का, वहाँ आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित होते थे, कईयों में तो सिर्फ एक आंगन होता था और आसपास में कमरे होते थे जिनके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन खाना पकाने और कताई जैसी गतिविधियों का केंद्र था। जो आंगन होता था ना, आज क्या होता है किचन अलग बनी होती है, लेकिन उस समय आंगन क्या था, ये मान लीजिए आंगन है,
इसके आसपास में ये चारों ओर कमरे बने हुए हैं। तो आंगन में क्या होता था, खाना पकाते थे लोग, या फिर कोई भी उनका जो भी दस्तकारी शिल्पकारी काम करते, कताई बुनाई का, वो काम करते होंगे यहीं पर। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, क्योंकि जो गर्मी होती है, अंदर गर्मी लगती है, तो लोग बाहर आंगन में आ जाते होंगे। यहाँ का एक और रोचक पहलू था कि अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था कि सभी लोग एक साथ मिलकर आंगन में काम करते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अलावा मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। जो मुख्य द्वार था ना, जो गेट था, आज का हम अगर घर देखेंगे ना तो कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर सेंटर में गेट और सीधा आंगन, लेकिन उस समय क्या था, लोग पूरी प्लानिंग के साथ बनाते थे। ऐसा होता था कुछ, हाँ, यहाँ पर, और आंगन यहाँ पर होता था कि यहाँ से एंट्री हुई तो आगे भी ऐसे घूम घुमाकर ही आंगन में जाएंगे, क्योंकि उस समय ऐसा हो सकता है कि लोग पर्दा प्रथा में विश्वास करते हो कि घर की स्त्रियों को पर्दे में रखा जाए। बिल्कुल ऐसे घर के जो गेट है, बिल्कुल प्रवेश द्वार, उससे सीधा घर का पूरा जो नज़ारा है वो ना दिखे। लेकिन आज क्या होता है, लोग बड़े बड़े ऐसे घर मतलब गेट रखते हैं और सामने इस आंगन में पूरा हर एक चीज़ दिखती है कि उनके घर में अभी क्या चल रहा है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार भी होता था। हर एक घर में एक एक स्नानागार था, जिसकी नलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। जो घर में जितने भी पानी का सिस्टम था ना, जिस जिस कमरे में पानी होता था, उसको उसकी जो नाली थी ना, वो जो बाहर सड़क की नाली है उसके साथ जोड़ दिया जाता था कि जो गंदा पानी है वो आसानी से बाहर निकल सके। और देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि जो घर बने थे ना, उसमें हर जितने भी घर बने थे उस समय, मान लीजिए ये 3 घर हैं, है ना, यहाँ पर ये सड़क जा रही है और इसी के साथ ये नाली भी जा रही है। तो ये जितने भी घर हैं, उस घर के ये जो कमरे बने होते थे ना सड़क के साथ, उसके हर एक कमरे में, मतलब हर एक घर में किसी एक एक कमरे में कुआं होता था। अब कुआं क्यों होता था, मान यहाँ देखिए ये सड़क जा रही है, तो यहाँ पर कोई राहगीर मान लीजिए चलता जा रहा है, उसको प्यास लग गई तो वो कुएं से पानी निकाल कर खुद पी सकता है, उसको घर वालों की बुलाने की ज़रूरत नहीं। तो लोगों को इतना विश्वास होता था उस समय पर भी, वो किसी के घर से भी पानी जाकर पी सकते थे। आजकल क्या होता है, पानी मांगने पर भी नहीं कोई देता, है ना। तो ये देखिए, ये एक चित्र, ये उस समय का तो चित्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक इसको AI के माध्यम से ये ऐसा मैप बनाया गया कि घर ऐसा कुछ होता था। यहाँ पर देखिए, ये देखिए इतने कमरे होते थे, है ना। यहाँ पर एक कुएं टाइप कुछ बना हुआ है, किसी एक कमरे में एक कुआं था। अब देखिए यहाँ से एंट्री थी, यहाँ पर घर का गेट था, यहाँ देखिए इतना कैसे घूम घुमा कर ऐसे 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 जाके, है ना, तो यहाँ पर आंगन आता था। अभी हम क्या होता है कि ऐसा गेट हुआ, सीधा आगे देखा तो आंगन आ गया, तो पूरा नज़ारा दिख जाता है ना बाहर सभी को। अब देखिए, जो आज तक मतलब आज तक जो खोजी गई है ना प्राचीनतम प्रणाली, उसमें देखिए क्या है कि नालियों के विषय में मैके क्या लिखते हैं। मैके एक खोजी हैं, विज्ञानी हैं, वो क्या लिखते हैं कि निश्चित रूप से ये अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि सबसे बढ़िया संपूर्ण जो प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली के को नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। जो छोटी छोटी नालियां थी ना घर की, देखिए ये घर की नालियां थी। अब ये बड़ा नाला है तो इसको, अब देखिए ये बड़ा नाला है तो इसको, जो बड़े नाले को जो ढका, ऐसी ईंटों से ढका जाता था, जो मेन होल होता था ना, उसको आसानी से खोलकर उसको साफ किया जा सके, समय समय पर उसकी सफाई हो सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टियां का भी प्रयोग किया जाता था। घर की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी जो गली की नालियों में बह जाता था। घर की जो नालियां थी, आज की नालियां क्या होती है, घर से जो भी गंद मंद जो भी होता है ना, पूरा नाली में जाकर घुस जाता है ना। तो उस समय क्या होता था कि जो घर की नालियां थी ना, ये घर की नाली, इसके पहले भी एक ऐसे मेन होल होता था जहां पर पूरा जो गंद मतलब कूड़ा करकट है यहाँ पर रुक जाता और सिर्फ पानी ही गंदे नाले मतलब अगर नाले में जाता था और जो भी कूड़ा करकट था वो वहीं से साफ कर लिया जाता था। आजकल हम तो जानबूझकर इसमें क्या क्या फेंक देते हैं, प्लास्टिक पता नहीं और क्या क्या। तो हमें कुछ सीखना चाहिए कि जो प्राचीन सभ्यता के लोग थे ना, वो कितने सभ्य थे, कितने अच्छे तरीके से साफ सफाई पसंद करते थे।
और देखिए बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई जाती थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा था। एक अजूबा माना गया कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अब देखिए ये जल निकास प्रणालियां बहुत ही अजूबा माना जाता है कि प्राचीन काल में ऐसे भी कुछ सिस्टम चला था। अब देखिए दुर्ग क्या होते थे, दुर्ग के बारे में हम कर लेते हैं डिटेल से। दुर्ग पर हमें कुछ ऐसी संरचनाएं मिलती हैं कि जिनका प्रयोग ऐसा होता है कि विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। अब देखिए दुर्ग में क्या था, एक विशाल स्नानागार मिलता है हमें, बड़ा सा एक स्नानागार है जहाँ पर इनमें एक माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना है जिससे ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। माल गोदाम भी मिला है यहाँ पर, और जबकि ऊपरी हिस्से जो लकड़ी से बने बहुत ही पहले नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार भी शामिल है। विशाल स्नानागार क्या है कि आंगन में बना एक आयताकार जलाशय, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये दुर्ग में मिलता है। ये देखिए तो इसके चारों तरफ ये छोटे छोटे कमरे बने होते थे। और अगर इसको आज के हम स्विमिंग पूल से कंपेयर कर सकते हैं कि इसके बीच में ऐसे पानी भरा जाता था और इसके दोनों तरफ सीढ़ियाँ होती थी चढ़ने और उतरने के लिए, और इसका एक मेन होल भी रखा जाता था जहाँ से गंदा पानी बाहर निकाला जाता था। और ऐसा माना जाता है कि इसे कुओं से भरा जाता था। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसे किसी खास मौके पर ही लोगों के स्नान करने के लिए ओपन किया जाता था। अब देखिए सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करते हैं कि जो हमें जो सामान मिला है उसका यूज़ क्यों करते थे और कहाँ कहाँ से मिला है। अब देखिए शवाधान क्या है। पुरातत्वविद जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी या सभी लोग एक जैसे थे, कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक है शवाधानों का अध्ययन करना। मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल समकालीन थे, कि जब हड़प्पा सभ्यता चल रही थी तो मिस्र में कौन सी मेसोपोटामिया सभ्यता थी वो चल रही थी, उससे परिचित है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। कुछ ऐसे शवाधान मिले हैं जहां पर धन संपत्ति दफनाई जाती थी। हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधान में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था। कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी और कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। तो कुछ ऐसे है कि कुछ की गर्तों में, शवाधानों में तो समानता थी, लेकिन कुछ में क्या थी, डिफरेंट थे। क्या इससे ये पता चलता है कि लोगों में सामाजिक भिन्नता होती थी? तो हाँ, हो सकता है सामाजिक भिन्नता होती है ना। कुछ कब्रों में मृद भांड और आभूषण मिले हैं जो एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं कि इन वस्तुओं का मरण उपरांत प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए ऐसी मान्यता थी लोगों की कि मरने के बाद भी एक जीवन होता है, इसलिए जो व्यक्ति मरता था, जिसकी मृत्यु होती थी, उसके साथ उसका ज़रूरत का जो भी सामान था ना उसी को दफनाया जाता था। तो ऐसी कुछ कब्रें मिली हैं जहाँ पर हमने पहले भी देखा था, कुछ कब्रों में जानवरों के कंकाल भी मिले और कुछ मृद भांड मिले। लेकिन कुछ कब्रें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ विशिष्ट सामान मिला है, जैसे कि सोने के कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ मनके, मोती वगैरह, मतलब कीमती सामान मिला है, जो कि ऐसा माना जाता है कि वो किसी अमीर व्यक्ति की कब्र होगी। इससे क्या होगा कि सामाजिक और उनकी सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर एक बताया गया कि 1980 के दशक में हड़प्पा के कब्रिस्तान में जो भी खुदाई की गई थी उसमें एक पुरुष की खोपड़ी मिली और उसके साथ ही शंख के 3 छल्ले मिले हैं, जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरतन है, और मनके और सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। मतलब वो व्यक्ति क्या था, अमीर होता होगा, है ना, उसके पास ज़्यादा धन होता होगा तो वो उसी दफना देते होंगे। अब देखिए विलासता की वस्तुओं की खोज क्या थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तांबे का दर्पण भी दिया हुआ है। ये देखिए उस समय पर ऐसे मिरर का उपयोग होता था। अब देखिए आज का मिरर देख लीजिए और उसका मिरर, अब तो ऐसे में क्या ही इसमें शक्ल दिखती होंगी, क्या पता, हो सकता है उस समय ये अच्छा से दिखता हो, है ना। अब देखिए विलासता की वस्तुओं की खोज कैसी होती है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक और तकनीक है कि ऐसी पुरा वस्तुओं का अध्ययन करना।
जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट मोटे तौर पर उपयोगी और विलास की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में क्या होता है, रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर और मिट्टी से जैसे आसानी से पदार्थ बनाए जाते हैं। इनमें चक्कियां आती हैं, मृद भांड बर्तन आते हैं, सुइयां, झावा हो गया है ना, आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो और महंगी हों, और जो कीमती कौन सी है, जो बहुत कम मिलेगी चीज़, वो कीमती होगी। जैसे मोती बहुत कम मिलते थे, शंख बहुत कम मिलते थे, है ना, तो वो कीमती थी और महंगी थी। दुर्लभ हो तो महंगी हो। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। इस प्रकार फ्योन्स से जो चीज़ बनाई जाती है, उनके छोटे पात्र कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। अब देखिए फ्योन्स क्या है। जो रेत होती है ना, रेत या बालू है ना, उसका जो चूरा होता है उसमें कुछ गोंद वगैरह मिलाकर किसी एक चीज़ की शेप दी जाती है। ये देखिए, ये फ्योन्स से बना हुआ ये पात्र है। ये छोटा साइज के छोटे होते थे और बहुत कठिन बनते थे, इसलिए इन्हें भी महंगा माना जाता था। स्थिति और तब जटिल होती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे कि तकलियां, फ्योन्स जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती हैं। तो क्या इसका उपयोग होता था या नहीं होता था, है ना। यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हमें क्या पता चलता है कि महंगे पदार्थों से बनी वस्तुएं दुर्लभ होती थी, जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बस्तियों में केंद्रित है, और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलते हैं। जो छोटी छोटी बस्तियां ना, वहाँ पर तो ये इतनी कीमती चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज की हम उदाहरण ले सकते हैं कि जो छोटे शहर होते हैं ना, उसमें कोई बढ़िया ढंग की चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं ना, तो उसमें क्या हर एक चीज़ आसानी से मिल जाती है। तो उस समय भी वैसा ही था। अब देखिए, सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। अधिकांश मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिले हैं, और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से तो बिल्कुल भी नहीं। जो छोटी छोटी बस्तियां थी कालीबंगन, उसमें नहीं मिला है कुछ भी ऐसा। आज की तरह कीमती था हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण भूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। तो देखिए, बड़ी बस्तियों में ही मिले हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। अब देखिए, शिल्प उत्पादन के विषय में क्या था, वो शिल्प उत्पादन कैसा करते थे। अब देखिए, हमने चूंदड़ो देख लिया था मैप पर। अभी हमें बार बार देखना, वहाँ पर मतलब आसान नहीं है इतना बार बार पीछे जाना। तो चूंदड़ो को आप ऐसे मान लीजिए कि ये पाकिस्तान में चूंदड़ो हमने देखा था। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक छोटी बस्ती थी और लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन, यहाँ पर शिल्प उत्पादन होता था। शिल्प उत्पादन में क्या था, मनके बनाते थे लोग, शंख को काटते थे और धातु बनाते, धातु से निर्माण करते थे वस्तुओं का। मोहर का निर्माण होता था, बाट बनाते थे। तो मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्निलियन क्या, सुंदर लाल रंग का जो होता था कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं, शंख, फ्योन्स और पक्की मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ सोने के टेप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे कि यहाँ पर देखिए, चक्राकार हो सकते हैं, बेलनाकार, गोलाकार, ऐसे गोल हो सकते हैं ना, बेलनाकार ऐसे बेलन की तरह हो सकते हैं, गोलाकार पूरे गोल हो सकते हैं, और ढोलाकार जैसे ढोलक जैसे टाइप ऐसे बने होते हैं, और खंडित भी होते हैं कुछ। यहाँ पर देखिए औजार और मनके दिए हुए हैं। ये एक औजार है, यहाँ पर देखिए ये मनके दिए हुए हैं कि ऐसे मनकों की माला बनाई जाती है। ये देखिए, ये ढोलाकार है, ये बेलनाकार है, ये गोलाकार है, ये गोलाकार है और चक्राकार है। तो ये मनकों के दिए हुए हैं चित्र, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। मनके बनाने की तकनीकों में जो पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी, सेलखड़ी जो एक मुलायम पत्थर था, सेलखड़ी क्या था, एक मुलायम पत्थर था जिस पर हमने देखा एक मोहर भी बनाई गई थी। हमने सबसे पहले देखा था मोहर बनाई गई थी। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते हैं। कुछ ऐसे मनके थे कि सेलखड़ी जो था ना, उसको पहले उसको चूरा करके फिर एक सांचे में ढालकर मनके बनाए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वों के लिए एक पहेली बना हुआ है। अभी तक ये नहीं पता चल चुका है कि सेलखड़ी के जो छोटे छोटे मनके थे ना, वो कैसे बनाए जाते थे।
आगे देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शा दिया है कि कार्निलियन का जो लाल रंग है, पीले कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। पहले तो उन्हें तोड़ा जाता था पत्थरों को, फिर बारीकी से उनका शल्क निकाल कर दिया जाता था और घिसाई की जाती थी, फिर पॉलिश की जाती थी और छेद करने की प्रक्रिया होती थी और उसे फिर एक धागे में पिरो दिया जाता था। अभी यहाँ पर देखिए जो चित्र हमें मिले हैं, मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन हैं, मृद भांड है। यहाँ पर देखिए ये अभी भी जो म्यूजियम होते हैं ना, उसमें अभी ये रखे गए हैं सेफली, ताकि हमें अपनी सभ्यता के बारे में पता चलता रहे। ये देखिए ये बर्तन बने थे, इन पर कितने अच्छे जो ज्यामितीय आकार के जो डिज़ाइन बनाए गए ना, बहुत बढ़िया। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि ये अब हर एक जगह तो हर बस्ती में तो नहीं मिलते होंगे, किसी किसी बस्ती में मिलते थे, तो ये कीमती हो जाते थे ये वस्तुएं। अब देखिए दो बस्तियां ऐसी हैं, नागेश्वर और बालाकोट। दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप हैं, मतलब समुद्र तट के नज़दीक है। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ और पच्चीकारी की वस्तुएं शामिल है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। ये माल दूसरी बस्तियों, जहाँ से ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार से संभव है कि चूंदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों तक ले जाया जाता था। अब देखिए जो समुद्र के किनारे, समुद्र से हमें क्या मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, शंख मिल जाते हैं, है ना। तो उनमें जो शंख मिलते थे ना, ये जो बस्तियां हैं नागेश्वर और बालाकोट, ये समुद्र के किनारे थी, तो यहाँ पर शंख आसानी से मिलते थे। उनसे चूड़ियाँ बनती थी, करछियाँ, पच्चीकारी की वस्तुएं बनती थी और ये बनाकर बाकी बड़ी वस्तुओं में बेचा जाता था इन्हें। यहाँ पर देखिए एक मृण मूर्ति मिली है, जो कि ये भी एक शिल्पकार की उदाहरण है कि ऐसे शिल्पकार ऐसी मूर्तियाँ बनाते थे। अब देखिए उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे होती है कि कहाँ कहाँ से उत्पादन क्या किया जाता था। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, प्रसत्र पिंड यानी कि पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। तो ये जब वस्तुएं जहाँ पर हमें मिलती हैं, वहीं पर हमें उत्पादन के केंद्र मिलते हैं। कूड़ा करकट शिल्प कार्य से सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। अगर उदाहरण दी है यहाँ पर कि यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता है, तो इन पत्थरों के टुकड़े जो कूड़े के रूप में उस स्थान पर फेंक दिया जाता है। मतलब जो बनाया जाता है ना औजार या कुछ भी, उनके जो छोटे छोटे चूरा या टुकड़े होते हैं वो वहीं पर गिर जाते हैं और उन्हें कूड़ा करकट के रूप में यूज़ किया जाता है। कभी कभी बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, परंतु बहुत छोटे टुकड़े को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे उत्पादन स्थानों का पता चलता है कि जहाँ पर ये चीज़ें बनती होंगी। यहाँ पर देखिए तांबे और कांसे के बर्तन हैं। हमने देखा था कि तांबे और कांसे के बनाए जाते थे, है ना। तांबा जो राजस्थान से मिलता था और टिन और तांबे में मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ये देखिए ये बर्तन बने हुए हैं, यहाँ पर ऐसे ये बर्तन हमें मिले हैं। अब देखिए माल प्राप्त करने संबंधी उनकी नीतियाँ क्या थी, कि माल कैसे प्राप्त करते थे। जैसा कि हमने देखा है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार का कच्चा माल यूज होता था। हालांकि कुछ ऐसा कि मिट्टी और स्थानीय सतह पर मिल जाता था, लेकिन कुछ जैसे पत्थर, लकड़ी और धातु थे वो मैदान के बाहर क्षेत्रों से भी मंगवाने पड़ते थे। अब एक ही जगह सब कुछ नहीं मिलता था। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत देते हैं कि सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था। अब देखिए जो खिलौने मिलते हैं ना, उसमें बैलगाड़ियों के खिलौने मिलते हैं। हमने पीछे देखा था एक बड़ा सा जो बैल था उसका मिला है, और मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, खिलौने मिले हैं, सॉरी बर्तन नहीं है यहाँ पर, खिलौने हैं। तो उन खिलौने में क्या एक ऐसे जो बैलगाड़ी है ना उसका खिलौना मिला है। तो ऐसा माना जाता है कि लोग परिचित थे कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाना है, बैलगाड़ियों के माध्यम से। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल कैसा था, उपमहाद्वीप और उसके आगे से माल कैसे आता था। यहाँ पर देखिए जो शिल्प उत्पादन करते थे वो माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। जैसे कि उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहाँ शंख आसानी से मिलता था, उन्होंने वहाँ पर बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी थी। उनकी अपनी अपनी तकनीक थी। अब देखिए अब रोज़मर्रा वहाँ पर जाना आना वापस आना ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोग वहीं पर ही बस गए थे कि वहीं पर आसानी से हम उत्पादन कर सकते हैं। और कुछ ऐसी ही और बस्ती हैं जहाँ पर सुदूर अफगानिस्तान में शोरतुरघई और जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर और लाजवर्द मान
मौन के सबसे अच्छे स्रोत हैं, मणि के सबसे अच्छे स्रोत हैं। और निकट स्थित था लोथल और कार्निलियन जो गुजरात में है, सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान गुजरात में है, और धातु राजस्थान से स्रोतों के निकट स्थित था। तो लोगों ने वहीं पर बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक और तकनीक थी कि राजस्थान के खेतड़ी अंचल यानी कि तांबा वहां से लेते थे और दक्षिण भारत से सोना ले लेते, जैसे कर्नाटक में। तो एक जगह से दूसरी जगह से वो सामान इधर उधर उसको एक्सचेंज कर लेते थे। इसी तरह से इन इलाकों में फिर यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरा वस्तुएं ऐसे संपर्कों का संकेत देती हैं कि उनका आपस में ट्रेड चलता था। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृद भांड हड़प्पाई मृद भांडों से अलग थे। जो गणेश्वरा जोधपुरा में मिली हैं, जो भी संस्कृति के बर्तन मिले हैं, वो बाकी संस्कृतियों से डिफरेंट है। तांबे की वस्तुओं की अवधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता लोगों को तांबा भेजते होंगे। अब देखिए यहाँ पर पूरा मैप दिया हुआ है, इसमें क्या हड़प्पा सभ्यता तथा पश्चिम एशिया। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और जो पश्चिम एशिया है उसके बारे में। ये देखिए हड़प्पा है, तो यहाँ पर पश्चिम एशिया, ये देखिए ये कैस्पियन सागर है, ये मेसोपोटामिया जो तुर्की की जो संस्कृति थी, मिस्र की जो संस्कृति यहाँ पर है। अब देखिए और ये सभी बस्तियां बनाई गई हैं जो अलग अलग समय पर, उस समय इतनी सारी संस्कृतियां बढ़ रही थी, सभी समकालीन थी एक दूसरे के। आज सुदूर क्षेत्रों से संपर्क कैसे स्थापित होता था। अब देखिए तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। अब देखिए तांबा राजस्थान में तो मिलता ही था, लेकिन ओमान से भी लाते थे। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरा वस्तुएं दोनों में निकल के अंश मिलते हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। तो ऐसा एविडेंस जब मिलते हैं तो ऐसे पता चलता है कि उनका आपस में ट्रेड था। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, ये देखिए ये चित्र है इसका, ये मर्तबान ऐसा है जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई की है, ओमानी स्थल से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। मतलब मुझे पक्की मिट्टी से बना हुआ है कि इसमें पानी रुक सकता है। हमें ये नहीं पता कि इस पात्र में क्या रखा जाता होगा, लोग पानी रखते होंगे या खाना रखते होंगे, क्या कुछ है ना, लिक्विड रखते होंगे, तो ये अभी तक पता नहीं चला है। अब देखिए यहाँ पर मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मोहर है। यहाँ पर हमने अपनी देखी थी मोहर जो हड़प्पा सभ्यता से मिली, ऐसी है ना, यहाँ पर कुछ चिन्ह बने हुए हैं और नीचे एक बड़े से जानवर का चिन्ह। तो वहाँ पर देखिए ये ऐसी, वहाँ पर भी कुछ जानवर और चिन्ह मिले हैं। पूरा एक यहाँ पर नेचर का जो एक दृश्य बनाया गया है यहाँ पर। अब देखिए तीसरी सहस्त्री ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्रों से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते। यह रोचक बात है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिलते हैं। अब देखिए मेसोपोटामिया के लेख जो दिलमुन, मगान तथा मेलुहा हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों में संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्थ, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक बताता है। तो ये मेसोपोटामिया की जो मोहर है उस पर जो पूरा एक दृश्य बनाया गया वो अपनी सभ्यता के, उनकी सभ्यता के बारे में बताता है। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ राजा प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वियों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला है? तो ऐसे कुछ मतलब उन पर लिखा हुआ ऐसे मिले हैं, कुछ ऐसे लेख मिले हैं जिसमें जानवरों के बारे में हमें पता चलता है। ये देखिए गोलाकार मोहर है जो कि फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक बात यह कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। अब देखिए मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा में को नाविकों का देश कहते हैं। इसके अलावा इन मोहरों पर जहाज़ों और नामों के चित्र मिलते हैं। जितनी भी मोहरें हैं ना उन पर कुछ ना कुछ चित्र मिलते हैं। ये देखिए ये जहाज़ का चित्र मिला है, तो हो सकता है समुद्री मार्ग से ये जाते हों, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर और भी अक्षर, जो भी अक्षर मिले हैं ना मोहरों पर, ये देखिए ऐसे अक्षर मिले हैं।
अब इनको इसको अभी तक तो रीड नहीं किया गया कि इसका अर्थ क्या है, कि लोग ऐसे चिन्ह क्यों बनाते होंगे, उनका संदेश क्या था। अब देखिए मोहरे, लिपि और बाट। मुहरें और मुद्रांकन कैसे होता था। मुहरों का हमने देख ही लिया था। और मुद्रांकन क्यों किया जाता था कि लंबी दूरी से संपर्क बनाने के लिए। मान लीजिए जहाँ पर कोई एक लिफाफा पैक किया, उसमें कोई सामान था, वो भेजना था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, तो अब उसको अभी वो सुरक्षित जाए और उससे कोई छेड़छाड़ ना हो, तो इस पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी। फिर उसके बाद मोहर का ठप्पा लगा दिया जाता था। ये देखिए ये चित्र दिया हुआ है, ये मिट्टी के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। तो अगर ये मिट्टी से, अगर इस थैले से छेड़छाड़ की हुई तो इट मीन्स कि इससे मतलब इसका जो मोहर है वो टूट जाएगी, है ना, मुद्रांकन है वो टूट जाएगा। लेकिन अगर वैसे का वैसे रहा तो इट मीन्स कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। एक रहस्यमय लिपि भी लिखी हुई है इसके ऊपर। हमें अभी तक इस लिपि का पता नहीं चला क्या लिखा हुआ है। अधिकांश अभिलेख क्या है कि सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। टोटल कितने जो अभिलेख हैं सबसे ज़्यादा उसमें 26 चिन्ह बने हुए हैं। हालांकि लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी, पर निश्चित रूप से वर्णमाला होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय पर जैसे आज की वर्णमाला हिंदी में हम करते हैं ना, छोटा आ बड़ा आ ऐसे करके, है ना, जो भी अक्षर होते हैं, स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं, तो उसी प्रकार से ये उनकी उस समय पर वर्णमाला होती थी। यह वर्णमाला नहीं थी क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या अधिक है, कहीं अधिक है। अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी वर्णमाला है तो उस समय पर हम वर्णमाला नहीं मान सकते इसे, क्योंकि चिन्हों की संख्या ज़्यादा है उसमें, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब देखिए ऐसे दाईं से यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ, दाईं से बाईं यहाँ पर से लिखना शुरू कर देते। ऐसा कैसे पता चला। अब देखिए ये ऐसी एक चीज़ है ना, जहाँ पर उन्होंने कुछ लिखना है। ये लीजिए ये एक मोहर है, यहाँ पर एक चिन्ह उन्होंने लिखने शुरू किए। अब देखिए उनके चिन्ह लिखने की जगह कम पड़ गई तो उन्होंने इस पर ही कुछ ज़्यादा चिन्ह घुसा दिए यहीं पर। तो ऐसा माना जाए जहाँ से हम शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल खुला खुला लिखना शुरू करते हैं। हम एग्जाम पेपर को भी अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले पेज पर हम बहुत सुंदर सुंदर आसानी से मतलब खुला खुला लिखते हैं। जब लास्ट में पहुँचते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर घुसर मुसर कर देते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ऐसा लगता है कि जब उन्होंने शुरू किया था लिखना तो वो राइट से लेफ्ट लिखते होंगे। और देखिए बाट क्या थे, बाट क्या बताते हैं। बाट क्या है, भार तोलने के लिए उसका प्रयोग होता है ना। अभी पत्थरों के लोहे के बाट यूज़ किए जाते, तभी कौन से होते थे बाट यूज़, ये होते थे पत्थरों के बाट। विनिमय बाटों एक सूक्ष्म या प्रशुद्ध प्रणाली को नियंत्रित करते। ये बाट चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट नाम का जो पत्थर था ना, जो सेलखड़ी नाम का पत्थर था, उससे क्या बनता था, साथ में रिवीजन भी करते रहिएगा, क्या बनता था, मोहर बनती थी। तो अभी बाट किससे बनता है, चर्ट नाम के पत्थर से बनता था। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित होते थे, घनाकार होते थे, इस पर कोई निशान नहीं बना होता था, ऐसे बने होते थे। घनाकार जो होते हैं ना, क्यूब होता है, क्यूबॉइड शेप के, उसमें। इन बाटों के निचले मानदंड दूसरे मतलब 2 आधार होते, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 आदि, और 12,800 तक थे ये थे। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, मतलब पॉइंट्स में, जो ऊपर होता था वो पॉइंट्स में होता था। धातु से बने तराजू के फलके भी मिले हैं, धातु से बने भी कुछ ऐसे मिले। अब देखिए प्राचीन सत्ता कैसी थी। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि हड़प्पा पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता को ही ले लें कि मृद भांडों, मुहरों, बाटों, ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। जो ईंटें थी वो बिल्कुल एक समान अनुपात की थी, पूरे जम्मू से लेकर कहाँ सर, गुजरात तक। इससे यह भी देखा गया कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। मतलब उनकी सत्ता ऐसी थी कि जहां पर उन्हें ज़रूरत थी वहीं पर वो अपनी बस्ती स्थापित कर लेते थे। अब देखिए यहाँ पर एक और भी मूर्ति मिली है कि इसको पुरोहित बताया जा रहा है कि ये उस समय का, हड़प्पा सभ्यता के समय पुरोहित की स्थिति ऐसी थी। स्थिति मीन्स बहुत अच्छी थी। ये देखिए कितनी अच्छी मूर्ति बनाई गई, इसके यहाँ पर दाढ़ी वाड़ी लगी हुई है और इसने एक ये फुलकारी टाइप एक शॉल ओढ़ा हुआ है और उस पर भी इतना डिज़ाइन किया गया। तो ये शिल्पकारी के उदाहरण
उदाहरण है कि उस समय पर लोग इतनी अच्छी कलाकारी भी कर लेते थे। अब देखिए प्रासाद तथा शासक कैसे थे। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी है। प्रासाद की मतलब एक बहुत बड़ा भवन मिला है मोहनजोदड़ो से, तो उसे प्रासाद कहा गया। इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं, लेकिन ऐसी कोई खास वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति मिली है पुरोहित राजा, और ये आज भी प्रचलित है। पुरोहित आज भी यूज किया जाता है ना। पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी मिली थी। लेकिन हम देखेंगे कि अभी तक इसे ठीक तरह से नहीं समझा गया और ना ही ऐसे हमें कोई साक्ष्य मिले हैं। कुछ पुरातत्व इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं होते थे। कुछ ऐसा मानते थे कि शासक नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसा मानते हैं जिन्हें बड़े बड़े भवन मिले हैं तो यहाँ पर शासक रहते होंगे। जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा आदि के अलग अलग राजा होते थे। और कुछ ये तर्क देते हैं कि एक ही राजा था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात। कोई मानता है कि इन सभी बस्तियों का एक राजा था, कोई मानता है कि इन बस्तियों के अलग अलग शासक होते थे। अब देखिए सभ्यता का अंत कैसे होता है कि एकदम से इतने लोग, इतनी सभ्यता, बस्तियां नष्ट कैसे होगी, क्या पता चला, मतलब किधर चले गए, क्या कुछ हो गया था। इसके बारे में भी अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग मानना है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। जो 1800 ईसा पूर्व जब तक आया था तब तक जो चोलिस्तान का क्षेत्र था, तो वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता स्थल थे उनका अंत होने लगा था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे होंगे। तो कुछ ऐसा मानते हैं कि कुछ हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र है ना जो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रह गए थे। जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं जिनमें बाट, मोहर और मनके, उनका समाप्त हो जाना, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषता का भी समाप्त हो गई थी। थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल यूज किया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हो गया था। आवास जहाँ पर लोग रहने लगे थे वो जो भी तकनीकें थी वो खत्म होनी शुरू हो गई थी। अब देखिए कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा वस्तुएं इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं कि ये एक ग्रामीण जीवन शैली थी। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा और अनुवर्ती संस्कृतियां कहा जाता है। तब देखिए ये परिवर्तन कैसे हुए हैं, क्या हुआ, तो कुछ ऐसा मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये खत्म होगी, वनों की कटाई की गई और एकदम बाढ़ आ गई थी, या नदियाँ सूख गई थी, या फिर उनका मार्ग बदल गया था नदियों का, या फिर भूमि का ज़्यादा उपयोग था और फिर भूमि खत्म होनी शुरू हो गई थी। तो ऐसे ऐसे उन्होंने अपने अपने तर्क दिए हैं कि इसी वजह से ये खत्म होगी। तो ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरें, लिपि, विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग होता था। शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिला है। शहरों का पतन हुआ और परित्याग किया गया, मतलब खत्म होने शुरू हुए, तो ऐसा माना जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है। उपमहाद्वीप को पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए सहस्त्रीबद्ध से भी अधिक समय की इंतजार करना पड़ा था। अब देखिए एक आक्रमण के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पर एक स्रोत दिया हुआ है जिसमें ऐसा माना जाता है कि आक्रमण किया गया था। अब देखिए ये साक्ष्य है क्या, इसको अच्छे से कर लेते हैं। डेडमैन लेन एक संकरी गली है। तो डेडमैन लेन एक गली है जिसकी चौड़ाई दी हुई है 3 से 6 फीट। वह बिंदु जहां पर गली पश्चिम की ओर मुड़ती है 4 फीट है और 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग और वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली हैं। ये सभी बहुत भुरभुरी अवस्था में थी और धड़ पीठ के बल था। गली में आधा पड़ा हुआ था, आड़ा पड़ा हुआ था, टेढ़ा। तो पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली के नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। तो अब देखिए इससे क्या अंदाजा क्या लगाया गया है। ऐसा माना गया कि 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16 लोगों से असित पंजर और उन आभूषणों सहित मिले थे जो उन्हें मृत्यु के समय पहने हुए थे।
तो जो उन्हें मिले हैं पिंजर, तो उनके साथ आभूषण भी मिले हैं जो कि उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों में संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या लिखा है कि ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख किया गया, जिसका अर्थ है प्राचीन, किला या गढ़। पुर का अर्थ क्या है जो ऋग्वेद में है? प्राचीन, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। तो ये दुर्ग कहाँ पर, जिसका उल्लेख किया गया है? पहले ये माना गया था ये एक मिथ पात्र है, मतलब असल में कुछ नहीं है। हड़प्पा में कुछ उत्खनन हुए थे, कुछ ऐसी खुदाई की गई थी जिससे पूरी उनकी जो भी धारणा सी थी वो बदल गई थी। अब अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता के बारे में पता चलता है। हो सकता है कि जलवायु संबंधी आर्थिक अथवा राजनीतिक ह्रास ने इसे कमजोर कर दिया हो, पर अधिक संभावना इस बात की कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। तो अब इस साक्ष्य से ऐसा पता चलता है कि जानबूझकर इसका विनाश किया गया है। तो बस यहीं पर लिखा हुआ है कि उनकी धारणा क्या क्या थी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। अब बात कर लेते हैं कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला था। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर लिया कि हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या कुछ मिला है, उसके क्या क्या धारणाएं बनती हैं, उससे लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, क्या कुछ यूज करते थे, कहाँ रहते थे, किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त शासकों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास से अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ दिया। अब देखिए हमें एक स्थान पर सब कुछ नहीं मिला, कुछ यहाँ से मिला, कुछ यहाँ से मिला, कुछ यहाँ से, उन सभी को आपस में जोड़कर उनकी स्टडी करके एक पूरा इतिहास बनाया नहीं गया, इतिहास बताया गया। लेकिन एक कहानी और भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। तो अब देखिए खोज कैसे होती है। अब एकदम से ऐसे तो है नहीं कि वो घर पे सोए और सुबह उन्हें साक्ष्य मिल गए, घर पर ही मिले, बने बनाए मिल गया सब कुछ। तो उन्होंने कुछ खोज की होगी। तो कैसे की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता के शहर जब नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए थे। जो हड़प्पा सभ्यता के शहर जब नष्ट होने लगे थे तो उनकी जो पीढ़ियां थी, जो आगे लोग उनके बारे में भूलने लगे। जब लोगों ने इस क्षेत्र में रहना काफ़ी समय बाद रहना शुरू किया तो समझ नहीं पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का अर्थ क्या लगाया जाए। अब देखिए जो उन्हें वस्तुएं मिलती थी तो उनका अब अर्थ क्या होगा, उनसे क्या कुछ हमें मतलब वो किससे रिलेटेड है तो उन्हें पता नहीं चल रहा था। अब देखिए कनिंघम का भ्रम। कनिंघम कौन थे? अब देखिए ये पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो सर्वे होता है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, उनके पहले डायरेक्टर थे कनिंघम। 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक जो खुदाई हुई थी वो शुरू किया, जब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी थी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के समय से संबंधित पुरातत्व में थी। जो भी आरंभिक समय था जा और ऐतिहासिक समय था उससे रिलेटेड वो जानकारी प्राप्त करना चाहता था। लेकिन वो जो लिखित स्रोत उन्हें मिलते थे ना, अभिलेख या ग्रंथ मिले, कुछ ऐसी बुक्स मिली, तो वो उन पर ज़्यादा यकीन करते थे। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी तीर्थयात्री उनके वृत्तांतों का प्रयोग किया था। जो चीनी यात्री यहाँ पर आए थे उन्होंने कुछ वृत्तांत लिखे थे तो उनका यूज़ किया था। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान जब वो सर्वे कर रहा था तो उन्होंने जो अभिलेख मिले थे, प्रलेखन मिले थे, अनुवाद किया था उनका, और उनको जो भी उन्हें अभिलेख मिले थे ना उनको दोबारा लिखा था हिस्ट्री से रिलेटेड, और फिर उनका अनुवाद भी किया था। और जो खुदाई हो रही थी ना उस समय ऐसी वस्तुओं को खोजने का कोशिश करते थे कि उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पूरा स्थल जो चीनी यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थीं और इसमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी समझ नहीं पाए कि पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन हैं।
कुछ ऐसी जब खुदाई होती गई तो उनके पास कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, लेकिन उन्हें फिर भी पता नहीं चला था कि ये वस्तुएं क्या, मतलब कितनी पुरानी है या क्या है। तो एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी थी। हड़प्पा से जो मुहर मिली थी ना, अंग्रेज ने उन्होंने दी थी, क्योंकि जब अंग्रेज थे ना भारत में तो रेल पटरी बिछाई जानी थी। तो वहाँ पर उन्होंने जब ईंटों का प्रयोग किया, जो हड़प्पा की जो ईंटें थी ना, वहाँ पर उन्होंने जो मजदूर थे उन्होंने उठानी शुरू कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कोई सभ्यता थी। वहाँ पर जो भी वस्तुएं मिली फिर अंग्रेजों ने अपने पास रख ली थी। फिर उन्होंने कनिंघम को दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उसे एक कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया था। मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि ये किस समय की है, किस साल की मुहर है। इसलिए ऐसा था, ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ है। उनका भी ऐसा मानना था कि गंगा की जो घाटी है ना, सिर्फ वहीं पर से इतिहास शुरू हुआ है। उसके अलावा जो हड़प्पा में या कहीं भी मिला था, उनका पूरा विश्वास नहीं था। उनकी इस अवधारणा के चलते कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हड़प्पा के महत्व को समझने में वे चूक गए थे। तो सबसे पहले जो कनिंघम थे ना, वो भी हड़प्पा सभ्यता को नहीं पहचान पाए थे। अब देखिए एक नवीन प्राचीन सभ्यता होती है। फिर अब देखिए कुछ समय बाद क्या होता है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दयाराम साहनी जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हड़प्पा में मोहरों की खोज निकाली। तो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक सत्रों से कई अधिक प्राचीन सत्रों से संबंध थी, जो कि ऐतिहासिक सत्रों से ज़्यादा तो जो प्राचीन की बात करते हैं ना, प्राचीन समय की, उससे संबंधित थी ये मोहरें। अब इनके महत्व को फिर समझा जाने लगा था। और एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे रखाल दास बैनर्जी। अब देखिए सबसे पहले कनिंघम का नाम आया, फिर दयाराम साहनी, अब आ रहे हैं रखाल दास बैनर्जी। उन्होंने भी हड़प्पा से मिली मोहरों के समान और मोहनजोदड़ो से खोज निकाली थी और अनुमान लगाया कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातत्वीय संस्कृति के भाग थे। जब उन्हें अलग अलग जगहों से एक जैसी मोहरें मिली तो उन्हें ऐसा हुआ कि अभी ये आपस में रिलेटेड है। फिर 1924 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। जैसा कि उन्होंने S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरों जैसी पर तब तक पहचानी जा नहीं सकी थी जो मोहरें मिली थी। तो सबसे पहले उन्हें पहचानने में उन्हें अच्छी से पहचान नहीं हो पाई थी। अब देखिए इसी जो यहाँ पर अभी जो हड़प्पा सभ्यता चल रही थी ना, तो उसी के समकालीन मेसोपोटामिया की एक सभ्यता भी थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का समय था, कि एक व्यापक रूप पर परिवर्तन हो रहा था। भारत में काम करने वाले पहले पेशावर पुरातत्वविद थे और यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। हालांकि अधिक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी और उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता भी थी। वो क्या थे, वो आकर्षक चीज़ें खोजना चाहते थे और उनका इतिहास पता लगाना चाहते थे। और अभी यहाँ पर देखिए क्या है, एक पुरास्थल, टीले और सतर क्या है। पुरास्थल हमने देखा था कि जहाँ पर लोग रहते थे, जो प्राचीन सभ्यता के लोग थे, जो अपनी चीज़ें वहीं पर छोड़ जाते थे, तो वो पुरास्थल हो जाते हैं। और जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, तो उन्हें टीला कहा जाता है, टीले बन जाते हैं फिर वह। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए एक छोटे टीले का दिखाया गया है, उसका निर्माण कैसे हुआ। ये देखिए ये टीला बनाया गया है ऐसे। तो ऐसे टीले भी मिले हैं, पुरास्थल भी मिले हैं। अब देखिए मार्शल क्या था, मार्शल ने क्या कहा कि पुरास्थल के सतर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करके पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उन खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसके अर्थ ये हुआ, इसका क्या मतलब है कि अलग अलग सत्रों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ में के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा लुप्त हो जाती है।
तो उन्हें बहुमूल्य जानकारी नहीं मिल पाती है क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब देखिए नई तकनीकें और नए प्रश्न कैसे उठते हैं उनके मन में। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने थे? REM व्हीलर बने थे। उन्होंने इस समस्या का निदान किया था। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के सतर विन्यास का अनुसरण करना आवश्यक है, जरूरी है। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया था। वो ब्रिगेडियर रह चुके थे, तो इसी तरह से उन्होंने अपनी सैनिक पद्धति का भी एक परिवेश किया था। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से थोड़ा बहुत कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान बनने के बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। अब देखिए पहले क्या था, भारत में जो पाकिस्तान का एरिया आता था वहीं पर हम देखते हैं हड़प्पा मिलता है, मोहनजोदड़ो, चुहंदड़ो, तो जो प्रमुख पुरास्थल है अभी पाकिस्तान में चले गए। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पा बस्तियां प्रकाश में आई थी और पंजाब और हरियाणा में किए गए हड़प्पा के जो खुदाइयाँ की गई उससे हड़प्पा स्थलों की सूची में कोई और नाम जुड़ गया। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, हाल ही में हुई धोलावीरा की खोज हुई है और वहां अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। नए अन्वेषण भी अभी जारी है कि नई खोज अभी जारी की गई है। अब देखिए इन दशकों में नए प्रश्न और महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं। कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो कि संस्कृति का बारे में पता लगाने की बहुत उनके क्यूरियस है, मतलब उत्सुक होते रहते हैं और कुछ विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे भी समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुएं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से काम करते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या क्या यूज होता है, मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं और वनस्पति जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए वो अन्वेषण करते हैं और साथ ही जो भी साक्ष्य उन्हें मिलते हैं हर एक टुकड़े का, मतलब चाहे छोटा टुकड़ा चाहे बड़ा, बहुत अच्छी तरह से उसकी स्टडी करते हैं ताकि उन्हें सही से इतिहास के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर देखिए एक हड़प्पा में व्हीलर, मतलब व्हीलर ने क्या कहा था, जो नया डायरेक्टर जनरल बना था। आरंभिक पुरातत्वविद कई बार साहस की भावना से काम करते थे, मतलब बहुत साहस चाहिए था काम करने के लिए। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने अनुभव के विषय में क्या कुछ लिखा है कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवीन युक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की टांगों की सवारी कर में प्राचीन स्थल के टीले, जो कि चांद की रोशनी से अवलोकित थे, के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा था। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी में हमें अपना निरीक्षण असली सुबह 5:30 7:30 शुरू कर दिया था और 5:30 उन्होंने शुरू किया था और 7:30 बंद कर देना चाहिए था, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। इसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की भीड़ में अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। तो ये अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं कि जब वो हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहे थे तो उनका एक्सपीरियंस कैसा था। अब देखिए अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं क्या थी। हमने पहले देखा कि हड़प्पा से हमें प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है हड़प्पा लिपि से, क्योंकि लिपि को तो अभी तक पढ़ा ही नहीं गया, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन की ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में मदद करते हैं। ये वस्तुओं क्या मृद भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसी जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं और विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। ये वस्तुएं बच जाती हैं, वे पत्थर और पक्की मिट्टी और धातु हैं। यह भी जरूरी है कि केवल टूटी हुई और अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनर्चकित होने की जाती थी।
परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं थी वो अक्षय अवस्था में मिलती और अतीत में खो गई थी, फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा नहीं मिली थी। जो बहुमूल्य वस्तुएं खो गई थी दोबारा कभी नहीं मिली थी। खोजों का वर्गीकरण अब कैसे किया जाता है, देखिए। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोज को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सिद्धांत क्या है? प्रयुक्त पदार्थ पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा क्या था? अधिक जटिल और उनकी उपयोगिता के आधार पर। और पुरातत्व को यह जानना तय करना पड़ता है कि कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों है, या उनकी क्या यूज़ है, उनका क्यों यूज़ किया जाता है। किसी भी पुरावस्तु क्या है? जो पुरानी वस्तु होती है, उसकी उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियाँ हमने देखी थी जो, है ना, तो पत्थर के फलक और पात्र इसके उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ में के परीक्षण के माध्यम से करते हैं। तो कोई भी वस्तु जब उन्हें मिली है तो उसका जो भी यूज़ था, उसका जो भी यूज़ किया जाता था उसके माध्यम से समझते थे कि अभी फिर प्राचीन समय में उसका यूज़ क्यों किया जाता था। कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है जो डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, जैसे कि हड़प्पा स्थलों से कपास के कुछ टुकड़े मिले हैं। और पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे कि मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है कि मूर्तियों के जो चित्र था, जो वैसे मूर्तियों के जैसे कपड़े पहने होते थे वैसे ही हो सकता है उस समय पर लोग यूज़ करते, मतलब अपने कपड़े पहनते होंगे, उनका रहन सहन वैसा था। अब आर्कियोलॉजिस्ट की संदर्भ में रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली बार हड़प्पाई मोहर को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। अब देखिए, पहली प्राप्त जो हड़प्पाई मोहर जो हमें पहली बार मिली है, वो जब तक आर्कियोलॉजिस्ट अच्छी तरह से नहीं समझ पाते तो फिर उसकी हमें इतिहास के बारे में नहीं पता चलेगा। सांस्कृतिक अनुक्रम जिससे वह मिली थी मेसोपोटामिया में हुई खोज की तुलना में दोनों के संबंध में। तब देखिए व्याख्या की समस्याएं क्या क्या आती हैं। ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक मात्र देवी की ये एक मूर्ति मिली है, कुछ ऐसे सामान मिला है। और यहाँ पर देखिए आधा शिव की मोहर मिली है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आधा शिव की मोहर है ये वाली, और ऊपर क्या एक मूर्ति मिली है जिससे मात्र देवी मतलब देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं। अब समस्याएं क्या आती हैं? अधिक सबसे धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती हैं समस्याएं, क्योंकि धार्मिक लोगों के धार्मिक विचारों को समझ पाना बहुत कठिन है। आरंभिक जो पुरातत्वविद है उनको लगता था कि कुछ वस्तुएं तो असामान्य और अपरिचित लगती थी, धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी की जैसे मृण मूर्तियां हैं, और इन मात्र देवियों की संख्या दी गई है कि ये देवियां हैं। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिसमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा के में एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा हुआ दिखाया गया, जैसे कि पुरोहित राजा था उसकी चित्र हमने देखा था। इसी प्रकार उन्हें वर्गीकृत किया गया है। और मोहरें जिसमें कुछ संभवत अनुष्ठान के दृश्य बने होते थे, कुछ ऐसे जहाँ पर यज्ञ के कुछ ऐसे चित्र बने होते थे, कुछ और जिन पर पेड़ पौधे बने थे, मान्यता अनुसार प्रकृति के पूजा के संकेत हैं। तो और मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर जिन्हें एक सींग वाला जानवर है, आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोगों के जीवन में उन सभी की मान्यता बहुत ज़्यादा रही होंगी। कुछ ऐसी भी मोहरें मिली हैं जहाँ पर एक ऐसी आकृति भी मिली है जैसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया। कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया उसको आधा शिव कहा जाता है, और हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा पत्थर की शंकराकार और वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। जो आरंभिक सभ्यता थी और बाद की जो थी उनमें समानता थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियां पात्रों से संबंध में युक्ति संगत हो सकती हैं, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में ये अधिक
संदिग्ध रहती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें आधा शिव मोहर को देखते हैं, ये देखिए आधा शिव की मोहर है, ये वाली आप अच्छे से आप इस पर चित्र देख लीजिए क्या क्या बने हुए हैं। ये देखिए पालथी मारकर बैठे हुए हैं, है ना, देवता जो भी उनको मानते थे। अब देखिए आधा शिव मोहर को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ है ऋग्वेद है, जो ईसा पूर्व में रुद्र नाम का एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए एक प्रयुक्त नाम है। पहली बार इसका अध्ययन किया गया था, लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। तो ये जो चित्र दिखाया गया तो ये मेल नहीं खा रहा है जो ऋग्वेद में हमें जो भी जानकारी मिलती है इसमें। फिर क्या ये कोई शासन था या कुछ विद्वानों ने सुझाया है इसे, तो ये था, ऐसा मिलता। अब देखिए पक्की मिट्टी का ये खिलौना मिला हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। ऐसे खिलौने हमने पहले बात की कि खिलौने ऐसे मिले हैं कि इससे पता चलता है कि लोग जो अपना व्यापार करने के लिए इन बैलगाड़ियों का प्रयोग करते होंगे। ये देखिए पक्की मिट्टी का एक खिलौना है जो यहाँ पर देखिए मोहरे या लिंग। अब देखिए लिंग क्या थे, ये देखिए ये लिंग थे ऊपर, ये देखिए मोहरे नीचे बनी हुई है लिंग। अब देखिए शमन क्या होता है, जहाँ पर बात हुई ना कि वो शमन थे। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति और होने के साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। जो जादुई लोग जो ऐसे होते हैं ना, जादूगर हो गए जो है ना, जो इलाज करते हैं जादू से, वैसे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर अभी इस चैप्टर के लास्ट में क्या दिया हुआ है कि ये काल रेखा, ये कुछ समय दे आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड क्या है, जो आरंभिक कालखंड क्या है। अब देखिए यहाँ पर निम्न पुरापाषाण का समय क्या है कि वर्तमान से पहले 20 लाख साल पहले है, और मध्य पुरापाषाण का 80,000 और उच्च पुरापाषाण का 35,000 साल पहले, और मध्य पाषाण का 12,000, नवपाषाण का 10,000, ताम्रपाषाण जहाँ पर तांबे का प्रयोग किया गया था 6,000, और हड़प्पा सभ्यता का 2600 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व में आरंभिक लोक हॉल और महापाषाण का शवाधान था। 600 से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल था। तो ये कालखंड है, इसको आप प्रॉपर अच्छे से याद तो नहीं करना, बिल्कुल एक बार समझ लीजिएगा कि कब से कब का समय क्या है। अब देखिए हड़प्पाई पुरातत्व के विकास, जो विकास होता है तो वहाँ पर क्या है। अब देखिए हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की रिपोर्ट कब आती है, 1875 ईस्वी में आती है, साल में आती है। और 20वीं शताब्दी में देखिए क्या क्या होता है कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन होते हैं, यानी कि उनकी खुदाई की जाती है। फिर मोहनजोदड़ो में 1925 में होता है। ऐसे ही फिर व्हीलर द्वारा हड़प्पा में दोबारा खुदाई की जाती है। फिर MSR राव द्वारा लोथल में खुदाई होती है, और BB लाल तथा थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में। तो अलग अलग साल पर अलग अलग समय पर खुदाइयाँ की गई थी डिफरेंट स्थानों पर, और फिर जो भी उनसे एविडेंस मिलते गए उन्हें आपस में जोड़कर पूरा एक इतिहास के बारे में स्टडी की गई कि ये इतिहास ऐसा था और प्राचीन सभ्यता ऐसी होती थी। यहाँ पर देखिए ये बर्तन या हड़प्पाई शवाधान है, सॉरी ये बर्तन नहीं, ये शवाधान है, कि इसमें ये देखिए ये पिंजर मिला है, यहाँ पर उसके साथ कुछ बर्तन मिले हैं, और देखिए यहाँ पर मिरर है जो हमने देखा था। तो ये शवाधान ऐसे होते थे, उनमें से ऐसे जो खुदाई के समय ये पिंजर मिला है। तो ये देखिए, तो ये था हमारा आज का ये फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का। ये काफ़ी बड़ा है तो इसको और भी अच्छे से करना होगा, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से सुना इसको, उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में।